वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें नवीद कमर साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त ताल्लुकात हैं हुकूमत से। सर वेरी क्विकली ये बताइएगा कि आपकी बातों से मुझे ये लगा है जैसे आप लोगों को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये खदशा नहीं है कि अभी NFC जो है वो रिवाइज होगा या रोल बैक किया जाएगा 18th अमेंडमेंट को, जो अफवाहें हैं। और नहीं, खदशे की बात नहीं, खदशा तो हर वक्त रहता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि कम से कम जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है उसको ख़राब करे। लेकिन हमें ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे तो नहीं हो सकती जब तक कि आपके पास नंबर्स पूरे हों, और पीपल्स पार्टी के बगैर इस वक्त गवर्नमेंट के पास वो नंबर्स नहीं हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सके। सो उसको फिर उस पैराई में देखा जाना चाहिए। सही। सर अब ज़रा नेशनल असेंबली की भी बात कर दें। सर नेशनल असेंबली से सर कानून पास हुआ है कि 3 महीने के लिए किसी को भी हिरासत में ले लिया जाएगा, कोई चार्जेस फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई सर? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफाइड कि क्या what are we discussing? पहली चीज़ तो ये है कि ये सिर्फ उन सिचुएशंस में है जहाँ आर्टिकल 245 इन्वोक हो चुका होगा और उसके तहत सेक्शन 4 में आर्म फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल पावर सूबाई हुकूमत ने बुलाई हुई होगी। उस सिचुएशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो आर्टिकल 10 का क्लॉज है उसके तहत ये है कि किसी को जिसके पास, जब आपके पास एविडेंस है कि ये शख्स इन्वॉल्व है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा सकता है। लेकिन आज जो माफ करिएगा सर, बट वो एविडेंस कौन डिटरमिन करेगा कि वो ठीक है? अरफा कहना है फिनिश। ये तो देखें ना, आधे में तो कंफ्यूजन रहता है, लोगों को समझ नहीं आती। उन्होंने आपकी बात सुनी, मेरी बात तो सुनी ही नहीं, तो ये कैसे, हाउ कैन आई एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग? ऐसे नहीं करें। लेट मी फिनिश, देन यू कैन आस्क योर सप्लीमेंट्री। देखिए, उसमें जो पीपल्स पार्टी ने उसमें 2-3 बहुत अहम अमेंडमेंट्स डाली जो कि पहले नहीं थी। पहले जब आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद भी ये इन्वोक हुआ था तब भी ये नहीं थी। हमने कहा है कि भाई ये जो आपके पास जो एविडेंस है, और वो एविडेंस उस तरह से हो कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड अप कर सके। आप उसके बगैर किसी अपनी इंटरनल रिपोर्ट के बेसिस पे किसी को नहीं उठाएंगे, किसी के जो है वहाँ शिकायत का ख़त लेके या अनोनिमस किसी रिपोर्ट के बेसिस पे या किसी के कहने पे नहीं करेंगे, मेयर सस्पिशन पे किसी को नहीं उठाएंगे। अगर आप उठाएंगे तो फिर आपके पास सब्सटेंटिव एविडेंस होना चाहिए कि ये शख्स जो है वो टेररिज्म है, और टेररिज्म की हम बात कर रहे हैं, इज नॉट एनी अदर क्राइम, टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो और उसके बाद ज़ाहिर एक प्रोसेस है जो कि आर्टिकल 10 में दिया गया है कि वो फिर एक रिव्यू बोर्ड के सामने जाएगा जो कि फिर देखेगी। बट यस, इट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको रखा जा सकता है जहाँ पे हालात वहाँ तक पहुँच चुके। और आपको पता है कि इस वक्त हमारे 2 सूबों में सिचुएशन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। आज जो लोग सर अब अगर आप इजाजत दें तो मैं सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ लें जी। सर यही जो आप बात उस वक्त भी कर रहे थे कि सब्सटेंटिव एविडेंस होना चाहिए, तो सर ये इसका फैसला कौन करेगा कि ये एविडेंस सब्सटेंटिव था? कोई कोर्ट के पास जाए के वहाँ पेश करेंगे, किसी और को पेश करेंगे, या ये जो उठा रहे हैं वही फैसला करेंगे कि एविडेंस बहुत है? देखिए, अगर उठाने वाले के हाथ में ये सारी चीज़ होती तो फिर तो ये सारी चीज़ कहने की ज़रूरत भी नहीं थी ना। फिर तो सस्पिशन भी वो हुआ, रिपोर्ट भी वही हुई, वो खुद ही फैसला करेंगे। वही हम चाह रहे हैं कि ना हो वो पावर, लेकिन आंसरेबिलिटी तो उसके बावजूद आपके पास होनी है। तो यू हैव टू व्हेन यू ब्रिंग इट बैक जब इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट के पैनल के सामने और आपके पास एविडेंस नहीं था और आपने फिर भी किसी शख्स को उठा लिया है, तो फिर वो एक्शन भी उन लोगों के खिलाफ होगा। एंड आई थिंक इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो भी थ्रू द कोर्ट्स काफ़ी हद तक वाटर टाइट
کیا جانا ہے جس کے بعد ہی یہ چیز جو ہے ان پریکٹس آئے گی. سر تو اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں, اینڈ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ کے پاس ہی ایویڈنس جائے گا, بٹ سر وہ 3 مہینے کے بعد جائے گا, یا جو 3 مہینے کی کسٹڈی ہے اس کے دوران بھی کورٹس مانگ سکتے ہیں؟ لیکن کورٹ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, 199 میں یا کسی اور آرٹیکل کے تحت آپ وہ کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ اینڈ آف دا ڈے ورسٹ کیس سینیریو میں 3 مہینے کے بعد بھی تو آپ نے جواب ہی دینا ہے نا کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے. تو اس لحاظ سے اٹ از ناٹ اے نارمل ایم پی او کی وہ نہیں ہے اریسٹ جس میں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں. یہاں تو آپ کو ٹیررزم کو ثابت کرنا پڑے گا نا. صحیح سر, کیونکہ بلوچستان میں بھی آپ کی حکومت ہے, وہاں بھی آپ نے ایم پی او کا خود ذکر کیا, وہاں بھی ایسی ہی قانون سازی ہے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اٹ از دا سملر لا, بیکاز obviously وہاں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس نے یہ قانون پاس کیا ہے. Is it a similar law or are you saying it's different from what has happened in Balochistan? دیکھیں بلوچستان میں یا اس وقت یہ جو قانون آج پاس ہوا ہے یا پھر اب سینٹ کے بعد وہ بیکم لا, وہ اسپیسیفکلی ٹیررزم کے لیے ہے, وہ جنرل مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے لیے نہیں ہے. ٹیررزم کی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے کہ جو شخص, اینڈ آئی تھنک کہ اب اس کو میں نے ڈیفائن یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے, ٹیررزم از سم تھنگ وچ از فیئرلی ویل انڈرسٹوڈ. اس میں آپ کی تخریب کاری کرنی ہوتی ہے, آپ نے کسی جو ہے پبلک کو جو ہے یا اس کی جان یا مال خطرے میں ڈالنی ہوتی ہے, سپلائی لائنز کو آپ نے ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے, تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹیررزم میں آتی ہیں. جنرلی مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں تو کئی اور چیزیں نا, سمجھ وائڈر ایشو جہاں پہ مے بی آپ کو کہیں سے روکا گیا ہے کہ یا نہ جاؤ اور آپ وہاں جاتے ہیں, تو اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سو دیر از اے ڈسٹنکٹ ڈفرنس بٹوین ایم پی او اینڈ ٹیررزم. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.